और आज मैं कंप्लीट रोड मैप पर बातचीत करने वाला हूं कि आखिरकार इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को किस तरीके से पढ़ना चाहिए। पढ़ाई ये तो कतई नहीं हो सकती कि भैया एक सवाल है डिक्टो जब तक नहीं आएगा तब तक मैं नहीं करूंगा। अभी पेपर गया जिसके आपको महसूस हो गया होगा कि पेपर कठिन आया है कि नहीं भैया, सारा कार्यक्रम रटने के भरोसे नहीं छोड़ सकते, हमें चीजें समझनी ही पड़ेंगी। और ये हमारी जो बातचीत होने वाली है ये नीट 2026 को लेकर है। हेलो हेलो नमस्कार सत श्री अकाल, क्या हाल चाल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। जितने लोग ये वीडियो सुनने आ रहे हैं निश्चित रूप से वो कहीं ना कहीं नीट 2026 के एस्पिरेंट होने वाले हैं। और आज मैं कंप्लीट रोड मैप पर बातचीत करने वाला हूं कि आखिरकार इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को किस तरीके से पढ़ना चाहिए ताकि पेपर किसी भी लेवल का सेट हो, कितना भी कॉन्सेप्चुअल बनाया जाए, डीप कॉन्सेप्चुअल अप्रोच दिया जाए, आप उसको इजिली सॉल्व कर पाए। देखिए, एक सर्वसत्य बात यह है कि मैं अपने बैचेस में यह कोशिश करता हूं कि बच्चे के दिमाग में कॉन्सेप्चुअल अप्रोच जाए। रटना पड़े तो कम से कम रटना पड़े, रटना पड़ता है, हर जगह रटना पड़ता है, रटना पड़े तो कम रटना पड़े, बट कॉन्सेप्चुअल अप्रोच जाए ताकि बच्चे को घुमा फिराकर ट्विस्ट करके मोर थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनाकर रखा जाए तो वो देखे और जवाब खुद से ढूंढने की हिम्मत जुटा पाए। असल पढ़ाई तो यही है। पढ़ाई ये तो कतई नहीं हो सकती कि भैया एक सवाल है डिक्टो जब तक नहीं आएगा तब तक मैं नहीं करूंगा। नहीं नहीं, पढ़ाई को कहते ही नहीं है। हम जो पढ़ाने आ रहे हैं निश्चित रूप से हम कॉन्सेप्चुअल अप्रोच देने आते हैं बैचेस में। हम चाहते हैं कि बच्चा किसी भी तरीके का सवाल देखे तो उसके जवाब उसके दिमाग में क्लिक करे, उसके न्यूरॉन्स काम करें भाई, तब जाकर के आप इस कॉम्पिटिटिव दौड़ में आगे बढ़ पाएंगे। क्योंकि ये सर्वसत्य है कि अगर 24 लाख 25 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं तो इसमें बहुत सारे अच्छे पढ़ने वाले होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उसमें से बहुत सारे लोग शुद्ध रूप से रट लेते हैं सारी बातें, शायद इस वजह से सवाल कर जाते हैं। ठीक है, लेकिन पिछले साल के सवाल को देखते हुए, मतलब जो 2025 का अभी पेपर गया जिसके आपको महसूस हो गया होगा कि पेपर कठिन आया है, उसको देखते हुए ये लग रहा होगा कि नहीं भैया, सारा कार्यक्रम रटने के भरोसे नहीं छोड़ सकते, हमें चीजें समझनी ही पड़ेंगी। और भरोसा मानिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी कंप्लीटली 75 to 80% चीजें समझी जा सकती हैं, लेकिन 25% के आसपास आपको शुद्ध रूप से याद करनी पड़ती है, विशुद्ध रूप से आपको याद करनी पड़ती है। तो यहां पर मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में बातचीत करूंगा और ये हमारी जो बातचीत होने वाली है ये नीट 2026 को लेकर है। पेपर जैसा हमारा 2025 का गया है उसको देखते हुए मैं क्या बदलाव कर सकता हूं, कितना अप्रोच में चेंज हमें करना चाहिए, क्या सब कुछ बदल जाएगा? नहीं नहीं, सब कुछ नहीं बदल जाएगा। पढ़ने के तरीके, पढ़ाने के तरीके कमोवेश वही होने वाले हैं, बट हां, हम उसमें 10% एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने वाले हैं और उसी 10% से आपकी जो मेंटल स्टेटस है वो हमें उठाना है। ये नहीं सोचना है खाली भर, कई लोगों ने बेंच मार्क ले रखा है, मैं तो भैया रटूंगा, हर चीज जो दिखेगी मैं डेटा सहित याद कर लूंगा। लेकिन जब आप सिर्फ याद करते हैं ना तो एनालिसिस नहीं आती। बहुत बड़ी चीज बोल रहा हूं, ये मैं अपने क्लासेस में करके दिखाता हूं। जितने बच्चों ने आज तक कहीं हम मुझसे पढ़ा होगा, क्योंकि हर साल मुझे आपके नीट के जो टॉपर्स मिलते हैं ना वो ये कहते हैं सर मैंने जेई में, जब जेई मेंस लिखने की बारी आई थी तब मैंने सारे वन शॉट आपके देखे थे। बच्चे ये करते हैं क्योंकि वो जेई मेंस देने जाते हैं तो जेई मेंस से जस्ट पहले वो पूरे वन शॉट देखते हैं। तो बच्चे पढ़ते हैं, है ना, पढ़ना पड़ता है तभी जाके काम बनता है, पहले सर्वसत्य है, ये बात अपनाइए, मजाक मस्ती का काम नहीं है। ये नीट एग्जामिनेशन निकालना प्योरली अब कंटेंट बेस्ड ही होने वाला है। विशुद्ध रूप से कंटेंट पढ़ना पड़ेगा, शुद्ध रूप से, कोई और तरीका है ही नहीं। ठीक है, अगर आपने डॉक्टर बनने का सपना पाला है तो निश्चित रूप से वो मेहनत लगेगी। और मैं ये मानता हूं कि पहली बात तो ये कि डॉक्टर, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा नोबेल प्रोफेशन है जिसमें एक्चुअल में मेहनत ज्यादा है। मैं जेई वाले बच्चे भी पढ़ाता हूं, ठीक है, जेई मेंस को छोड़ दूं, देखो जेई मेंस तो नॉर्मली आपका ही लेवल है और कई बार तो मुझे लगता है भैया पिछले साल का पेपर आपका देख लूं ना 2025 वाला, तो मुझे लगता है भैया जेई मेंस का बहुत नीचे नीचे पेपर आया था, आपका एक्चुअल में अच्छा क्वेश्चन उन्होंने पुटअप किया था। तो जैसा पेपर आए वैसी स्ट्रेटजी हमें अपनानी पड़ती है। तो एक काम करते हैं ना कि एक बेंचमार्क यहां सेट करते हैं। अब तक मान लीजिए हमने यहां तक लेवल की पढ़ाई करी थी, तो हो सकता है कि भैया यहां तक का गैप हम आराम से चढ़ पाए। होता क्या है ना, जो इनिशियल है, ध्यान दीजिएगा, इनिशियल ये वाली जर्नी सबसे कठिन होती,
ये वाली जर्नी सबसे कठिन है। जब एक बार आपको कॉन्सेप्ट आ जाए तो कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन कैसे करना है, ये ही गैप हमें सीखना और समझना होता है। जैसे मैं एग्जांपल देके समझाता हूं। जेई मेंस में जो सवाल आते हैं उसी से मिलते जुलते कुछ सवाल जेई एडवांस में भी आते हैं, मिलते जुलते। हूबहू तो आ ही नहीं सकते, जेई एडवांस का एक अपना ही लेवल है, वो लेवल मेंटेन करके चलेगा, क्योंकि आईआईटी को आईआईटी रहना है, समझ रहे हो ना। तो लेकिन होता क्या है कि जेई मेंस के ही कॉन्सेप्ट में कुछ ऐसा वो ट्विस्टिंग करेंगे जिससे वही कॉन्सेप्ट जेई एडवांस के लिए बन जाता है जेई एडवांस। समझ रहे हो, एक औकात का चीज बन जाती है। तो हमें जेई एडवांस नहीं पढ़ना है, कतई नहीं पढ़ना है। इस भ्रम में मत पढ़ना कि सर एक दो सवाल दिख गए जेई एडवांस के तो हमें जेई एडवांस का नहीं करना है। विशुद्ध रूप से मना कर रहा हूं, जेई एडवांस नहीं करना है। आपको क्या करना है वो मैं आगे चर्चा करूंगा कि आपको जेई मेंस से ऊपर का लेवल लेना है, जेई मेंस से ऊपर का लेवल लेना है, AIIMS एम्स के आसपास का लेवल ले जाना है। पहले एम्स के पेपर हुआ करते थे, उनके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो मैं क्लासेस में ही करवा दूंगा, तो आपके अंदर से डर खत्म हो जाएगा कि यार आएगा तो पता नहीं मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। ये डर मैं कह रहा हूं सर्वथा खत्म हो जाएगा, ये आपके अंदर आएगा ही नहीं। ठीक है जी, ये मैं अपनी कोशिश पूरा लगाऊंगा। हाँ, नीट के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो तो हमें करने ही करने हैं, ये तो कंपलसरी कंडीशन है। उसके साथ हम एम्स और जेई मेंस के जो मॉडरेट एंड टफ क्वेश्चंस हैं हम उनको उठाने वाले हैं। बस इसी कार्यक्रम से आपका काम बन जाने वाला है। ठीक है, चलिए बाकी बातचीत करूंगा आगे। आप देखेंगे जब भी आप मुझसे पढ़ने वाले हैं यहां पर आपको एक चीज दिखाई देगी कि मैं कंटेंट बेस्ड ही लर्निंग करवाता हूं। अगर बैचेज में आऊंगा तो उसके हर एक मिनट की अपनी एक कीमत है, आपके वक्त की कीमत है। उस वक्त की कीमत को समझते हुए सिर्फ और सिर्फ मैं कंटेंट पर ही रहूंगा, इन्हीं पर बातचीत होगी। हाँ, नो डाउट कंटेंट की डिलीवरी का तरीका ऐसा होगा कि आपको फन आएगा, मजा आएगा, और सबसे बड़ी चीज आपको दिखेगी मेरी टीचिंग में वो है क्रिएटिव लर्निंग होने वाली। आपके सामने मैं जिस तरीके से विजुअलाइज कराऊंगा, पढ़ाऊंगा, समझाऊंगा, याद कराने के जो हमारे तरीके होंगे वो इनोवेटिव होंगे ताकि जल्दी आपको समझ में आ पाए। मैं क्या करने वाला हूं, जैसे कोई भी चीज प्रेजेंट करनी, जैसे वीएससी पीआर थ्योरी है, हम कह देते हैं कि हमारा सेंट्रल एटम है वो स्फेरिकल होता है। बच्चे के दिमाग में स्फेयर जा ही नहीं रहा है, वो उसने लाइन पढ़ी भूल गया, लेकिन मैं उस सामने उसके स्फेयर बनाऊंगा बाकायदे, कैसे एनिमेट करके। उसमें मैं ये सिखाऊंगा कि टेट्राहेड्रल कैसे बनाना है, कैसे बनता है आखिरकार पेंटागोनल कैसे बन जाएगा, मान लीजिए कि पेंटागोनल बाइपिरामिडल कैसे बनाना है। ठीक है, इसी तरीके से ऑक्टाहेड्रल क्या होता है, ऑक्टा में ऑक्ट का क्या मतलब है, हीड्रल का क्या मतलब है, टेट्राहीड्रल में टेट्रा का क्या मतलब है, हीड्रल का क्या मतलब है। जब तक आप इतनी अंदर तक डीप डाउन नहीं जाएंगे, सच मानिए मजा नहीं आता, आनंद नहीं आता। तो यहां पर एक क्रिएटिव लर्निंग होगी जिससे जल्दी आपको विजुअलाइज होगी और चीजें समझ आएंगी। मैं शब्दों को दोबारा समझा रहा हूं, समझना इंपॉर्टेंट है। अपन साइंस पढ़ रहे हैं दादा, ओ मेरे प्यारे, हम साइंस पढ़ रहे हैं, तो मेरे प्यारे अगर साइंस पढ़ रहे हैं तो साइंस जैसा पढ़ना पड़ेगा ना। और सच बताऊं पेपर उसी अप्रोच का है, साइंस वाला। चलिए बातचीत करेंगे आगे इस पर। देखें हमारा कंप्लीट रोड मैप क्या है, हम क्या चैप्टर्स कराएंगे। आपको पता है हमारे 6 चैप्टर्स ही बनते हैं, पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, और इसके बाद क्या आता है भैया, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स। मैंने देखो एक चीज लिखी है, शायद ये वाला पार्ट बहुत सारे लोगों ने नहीं किया होगा, वो क्या है, सम इंपॉर्टेंट रिएक्शन। अपने शब्द में दोबारा दोहरा देता हूं कि ये जो पोर्शन है ये इंपॉर्टेंट क्यों है। मैं ये नहीं कर रहा हूं सारी रिएक्शन में कराऊंगा, सर ये तो कोर्स में नहीं। अरे बाबा कोर्स में है, सॉल्ट एनालिसिस में ये दिखाई देता है, D&F ब्लॉक में दिखाई देता है। उसको क्वेश्चन को कैसे करोगे कैसे करोगे भाई प्यारे, बोलो ना कैसे करोगे मेरे प्यारे। जब तक क्वेश्चन को तुम रट्टा मारोगे काम कैसे बनेगा। अरे काम तो तभी बनेगा ना जब तुम समझ लोगे, और वो समझाने का कार्यक्रम मैं करूंगा पी ब्लॉक एलिमेंट्स को पढ़ाते हुए। बहुत ज्यादा नहीं, केवल इंपॉर्टेंट रिएक्शन, वो भी ज्यादा नहीं है, समझाऊंगा, उसको समझ लोगे। एक बार तुम्हें समझ आ गया, विश्वास मानिए एक नया अप्रोच यहां दिखाई देगा जो शायद आप आज तक आपने कभी नहीं देखा है। जब आप वो देख लेंगे ना तब आपको ये भरोसा होगा कि हां इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझी जा सकती है। सॉल्ट एनालिसिस की जो रिएक्शंस हैं वो अपने आप आपको समझ में आएंगे, अच्छा यहां पर यही प्रोडक्ट बनेगा, यहां दूसरा प्रोडक्ट बनेगा, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस तरीके से काम करता है, दूसरे के साथ ऐसा नहीं करता है। ये सारे कार्यक्रम मैं यहां सिखाने वाला हूं। तो ये मत सोचना सर आउट ऑफ द सिलेबस मत पढ़ाइए प्लीज, कोई आउट ऑफ द सिलेबस नहीं पढ़ाऊंगा, उतना ही पढ़ाऊंगा जो विशुद्ध रूप से रेलेवेंट होगा।
क्लियर है? चलिए अगली बातचीत पर आते हैं। डीएनए ब्लॉक में जो रिएक्शंस है वो यहीं से समझ में आ जाएंगी, तो ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। सॉल्ट एनालिसिस की जो रिएक्शन है वो यहां से समझ में आ जाएंगी। हाँ, जो बातें याद करने की होंगी मैं याद कराने में हेल्प करूंगा, पहली नंबर। दूसरा, रिवीजन करवाऊंगा। ऐसा हो नहीं सकता कि एक चैप्टर पढ़ाया छोड़ दिया, अरे भैया अब तुम्हारे भरोसे तुम देख लो। हम चाहे रिवीजन को क्वेश्चन के माध्यम से करेंगे, या आप चाहेंगे, आप कमेंट करके बताइएगा कि क्या आप ये चाहेंगे कि पूरे चैप्टर को एक बार समराइज करके आपको दे दिया जाए, ताकि इनके कॉन्सेप्चुअल अप्रोच आप तक सही तरीके से दोबारा पहुंच पाएं और उसको कम टाइम में आप रिवाइज कर पाएं। कमेंट आप करेंगे, जवाब हम उस हिसाब से बैचेस में लाएंगे और दिखेगा आपको, ठीक है? ओके, क्योंकि जैसा आप चाहेंगे वैसा ही पढ़ाना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। पहली। दूसरी ये है कि मैं क्या चाहता हूं, मैं बस इतना चाहता हूं मेरे प्यारे कि अगर मैं कुछ बोलूं तो भैया जी वो तुम प्यार से सुनो। मैं ये चाहता हूं, ये नहीं कि सर हमने फलाने से पढ़ा था, अरे पढ़ा था, अगर सिलेक्शन हो जाता तो अब तक कॉलेज में होते। तो एक होता है ना टीचर्स के सीखने का एटीट्यूड, ये मैं अपने लिए नहीं बोल रहा हूं, ये जब भी किसी से सीखिए दुनिया में कुछ भी, तो सीखने का एटीट्यूड रखिए। टीचर से जब सीख रहे हो तो उसको किसी के साथ कंपेयर करके उसकी खोपड़ी खराब मत करो। मैं विशुद्ध रूप से बोलने वाले में से हूं भाई, कि मैं स्पष्ट आपको बोलूंगा कि ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी आप हो छोटे भाई बहन, ठीक है जी। हम भी चाहते हैं कि अगर कहीं किसी भी हॉस्पिटल में जाए तो हमारे भी पहचान के एक दो डॉक्टर निकलें, और हम ये चाहते हैं। मैं तो कह रहा हूं ना, मेरा ये लगाव है, मेरी इच्छा है। क्लियर? अब आता है सवाल कि क्यों पढ़े हम ओम सर से भाई? है ऐसा क्या तुर्रम खाओ भैया आप, क्या पढ़ा दोगे ऐसा? हम तो पढ़ ही रहे थे। हाँ, मैं क्या पढ़ाने वाला हूं ध्यान से सुनिएगा। लेक्चर तो देखो सब पढ़ा रहे हैं, निश्चित रूप से पढ़ाना चाहिए। लेक्चर में आपको बेस्ट पॉसिबल एक्सप्लेनेशंस मिलेंगे, बहुत ही क्लियर शब्दों में चीजें समझाई जाएंगी, विदाउट एनी कंफ्यूजन चीजें समझाई जाएंगी। कोई एक्सेप्शन वगैरह पर ला करके बातें रही नहीं रोकी जाएंगी, भैया सब कुछ एक्सेप्शन में ही आता है, ऐसा नहीं होने वाला है। ऐसी चीजें जिनके एक्सप्लेनेशन एग्जिस्ट करते हैं और आपको जानना चाहिए वो मैं बताऊंगा, और उतना ही सीखना है। और अगर किसी चीज के एक्सप्लेनेशन एग्जिस्ट करते हैं तो वो वैसे ही एक्सेप्शन नहीं रह जाता मेरे प्यारे, समझ रहे हो ना? तो लेक्चर में आपको बेस्ट पॉसिबल एक्सप्लेनेशंस मिलेंगे, जो आपको ये लगेगा कि यार ये टॉपिक इतना आसान था क्या? अच्छा, इसको पढ़ने का ये तरीका था क्या सर? एक चीज मैं कराता हूं, दैट इज डेटा एनालिसिस। डेटा एनालिसिस ये बड़ी प्यारी चीज है, ये आपको यूनिक चीज थोड़ी नजर आएगी। डेटा एनालिसिस क्या है कि मान लीजिए एक टेबल दी गई है, पीरियोडिक टेबल में, पीरियोडिक टेबल चैप्टर में एक टेबल बनाई गई है, उस टेबल में बहुत सारी अंग्रेजी लिखी है और बहुत सारा डेटा गिनतियां भरी हुई हैं। उसको कैसे डिकोड करना है, डेटा को कैसे एनालाइज करना है, उस एनालिसिस को कैसे अपने पेपर के लिए तैयार करना है, ये है इंपॉर्टेंट बात। तो डेटा एनालिसिस इंपॉर्टेंट है, और ये तब आएगा जब आप लेक्चर को बहुत प्यार से सुनेंगे और जो मैं एक्सप्लेनेशंस दूंगा उसको बड़े इत्मीनान से सुनेंगे। एक बात ध्यान रखना, नाटक नौटंकियों से सच मानो किसी का कभी भी कहीं सिलेक्शन नहीं होता। और आप जो जिस चीज की तैयारी करने जा रहे हो वो रेस बहुत बहुत लोगों के साथ भागी जा रही है। तो ये एकदम विशुद्ध रूप से मान के चलिए, शुद्ध रूप से मान के चलिए कि आपको कर्म बहुत ढंग के करने पड़ेंगे, मेहनत बहुत लगन के साथ करना पड़ेगा, तब होगा कुछ होगा। समझ पा रहे हैं? ओके, डेटा एनालिसिस ध्यान रखना भैया, ये मैं अपनी क्लासेस में कराता रहूंगा, ठीक है? चलिए अगला करते हैं, डीपीपी। डीपीपी के जो सॉल्यूशन होंगे वो मैं खुद बनाऊंगा। डीपीपी सॉल्यूशन भाई ओम सर, ये इसलिए अलग होगा क्योंकि भैया ये सॉल्यूशन मैं खुद दूंगा। मैंने क्लास में किस तरीके से पढ़ाया उसी तरीके का जब एक्सप्लेनेशन आपको डीपीपी में मिलेगा तब आप रिलेट कर पाओगे, और उस इंटर रिलेशन से कॉन्सेप्ट की बिल्डिंग होती है। और वो कॉन्सेप्चुअल बिल्डिंग के लिए ये जरूरी है कि डीपीपी के सॉल्यूशन मैं खुद दूं आपको, और ये मैं आपको बैचेस में देने वाला हूं। तो ध्यान रखिएगा, डीपीपी के जो सॉल्यूशन होंगे वो मैं आपको खुद प्रोवाइड करूंगा, तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। दो सबसे बड़ा पोर्शन तो सच मानो यही, अगर आपने बहुत प्यार से इनटेक अच्छा ले लिया, क्वालिटी अच्छी से सुन ली, मैंने जो बोला आपने उसको सुन लिया, तो आधा काम तो यही निपट गया। फिर आधी बची हुई बात होती है डीपीपी, तो भैया वो हमें कायदे से करनी पड़ती है, कभी मत छोड़ना। अगर मेरी एक बात मानते हो तो ये मान लो कि डीपीपी कभी मत छोड़ना, मैंने बड़ी मेहनत करके भैया सॉल्यूशन बना
ठीक है, और कुछ चैप्टर के बनाए और कुछ मैं बना रहा हूं, क्योंकि मैं जानता हूं मैं यकीन 2.0 में उतर रहा हूं, तो देश का सबसे बड़ा बैच है। इस बैच की जिम्मेदारी अगर मुझे दी गई है तो उस मैं जिम्मेदारी को 100% एफर्ट लगाकर इसको पूरा करूंगा। बैच अभी शुरू भी नहीं हुआ है, उससे पहले मैंने इसकी रिकॉर्डिंग शुरू कर दी है। आज जब ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, आज मैंने जो है 36 क्वेश्चंस को रिकॉर्ड किया है आपके लिए। ठीक है, तो मैं ये चाहता हूं कि मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं छोड़ूंगा। मैंने जब लॉन्च हुआ था तभी ये बोला था कि भैया जो चक्र है सिलेक्शन का, उसमें सिर्फ मेरी हिस्सेदारी 20% है, और 20% में 100% मेहनत करता हुआ दिखूंगा। उस 20% हिस्सेदारी में बाकी के जो बचे हुए 80% हैं, मेरे भैया ये तो आपके हिस्से में। ये मैं कर नहीं सकता, ये कोई मास्टर नहीं कर सकता, ये आपको ही करना पड़ेगा, और यही डिफरेंशिएशन क्रिएट करेगा। क्योंकि मुझे पढ़ने वाले यकीन में बहुत सारे बच्चों, हजारों बच्चे हमसे पढ़ते हैं, तो अगर वो हजारों बच्चे हमसे पढ़ेंगे, हमारा तो क्वालिटी देने का वही तरीका। ऐसा तो है नहीं आपके कान में अलग फूकेंगे, इनके कान में अलग कॉन्सेप्ट फूंक देंगे, ऐसा तो नहीं होने वाला ना प्यारे। तो मैं तो अपनी जिम्मेदारी निभाऊंगा, क्या आप निभाएंगे? ये कमेंट अभी चाहिए। इस वीडियो तक अगर आप इस पोर्शन तक आप पहुंचे हैं तो प्लीज एंड प्लीज यहां पे कमेंट करें कि यस सर, मैं पूरा एफर्ट लगा दूंगा। नीट 2026 में वादा रहा ओम सर, ये कमेंट चाहिए। वादा रहा ओम सर, नीचे क्या लिखेंगे? जल्दी करें, जल्दी करें, कमेंट करें पहले, मुझे चाहिए, मैं पढ़ूंगा इसको। ध्यान रखिएगा, मैं कमेंट का जवाब भी दूंगा, खुद जवाब दूंगा, तो कमेंट जरूर करिएगा। ठीक, चलिए अगली बातचीत क्या है। एनसीईआरटी की लाइंस की रीडिंग ध्यान से सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा। यहां पर मैं एनसीईआरटी का जो एक्चुअल अमृत है, वो मैं आपको परोसने वाला हूं। एनसीईआरटी अमृत मैं आपको परोसने वाला हूं। ये शब्द मेरा मार्क करके रखना कि मैंने क्या बोला था, कि एनसीईआरटी अमृत आपको मैं परोसने वाला हूं। एनसीईआरटी को मथने के बाद जो निकला है भैया, वो एनसीईआरटी अमृत, ये मैं आपको परोसने वाला हूं, ये मैं क्लासेस में करवाऊंगा। होता क्या है, एनसीईआरटी में जो लाइंस दी गई हैं, कई लोग उसको सीधा रट्टा मार रहे हैं, उनको लग रहा है अरे मेरा काम बन गया। नहीं बन रहा प्यारे। उस लाइंस में जो डेटा था उसको एनालाइज किया, उसको एक बार सोचने की कोशिश करी कि ये क्यों लिखा है। जिस बच्चे को उस क्यों का जवाब आता है, वो उस लाइन में सबसे तेज भागता हुआ नजर आएगा। मेरा भरोसा मानिए, ये आपके लिए एक ब्रह्म बाण निकल कर आएगी। अगर बैचेज में आप आते हैं तो मुझे बताइएगा कि मास्टर कहां है आपकी एनसीईआरटी अमृत, तो आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, चलिए अगली बातचीत क्या है। यहां पर मैं कट्टर नीट, जो आपको बताया गया कट्टर नीट एडवांस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाऊंगा। हर लेक्चर के खत्म होने के बाद ये आपको एक अलग से सीट दी जाएगी। आप जैसा बताएंगे, लाइव कहेंगे लाइव बताऊंगा, रिकॉर्डेड कहोगे तो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में भी अपलोड करवा दूंगा। ठीक है, तो ये कट्टर नीट एडवांस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाई जाएगी, ताकि आपका लेवल अब अप रहे। अब नहीं छोड़ेंगे अपन कुछ भाई। हमें नहीं लेना कि भैया अरे पेपर हो सकता है सर एक बार कठिन दे दिया हो, अगली बार हो सकता है सर आसान आ जाए। नहीं नहीं भैया, हमें भरोसा नहीं है। हम वैसे भी नालायक टेस्टिंग एजेंसी ही मानते हैं, तो भैया हमको तो वैसे भरोसा नहीं है। ठीक है जी, तो हम इसलिए पढ़ेंगे एक लेवल तक का ही। ठीक, चलिए अगली बात क्या है। ये है वो बात जो मैं बार बार दोहराता हूं, और मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आप जेईई मेंस के मॉडरेट लेवल एंड टफ लेवल के क्वेश्चंस कर लिए, एम्स के पेपर्स लगा लिए, वो मैं करवाऊंगा क्लास में। ये तुम्हें करने की कोई जरूरत नहीं, कुछ मत ढूंढना, कहीं से मत ढूंढना कि सर हम आज जेईई मेंस का वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खरीद रहे हैं। मत खरीदना, कुछ नहीं खरीदना है। ये सब कुछ मैं करवाऊंगा। एम्स के क्वेश्चन भी मैं ही करवाऊंगा क्लास में। आपको टाइप करके क्वेश्चन दे दूंगा, उसके जवाब भी दूंगा, उसमें से बहुत सारा को डिस्कस भी करूंगा। कुछ नहीं छोड़ने वाला हूं, इसलिए चुनना है ओम सर। समझ बात आ गई? यस। ये क्रिएटिव अप्रोच फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, ये मैंने पहले भी बोल दिया कि चीजों को जब आप क्रिएटिव अप्रोच के साथ देखते हैं, चीजों को जब आप टेक्स्ट में देखते हैं ना, तो आपके दिमाग में नहीं आता है। ये दिमाग की अपना एक तरीका है, इसको बोलते हैं फोटोजेनिक मेमोरी। हमारी जो फोटोजेनिक मेमोरी होती है बहुत तीक्ष्ण काम करती, तेज काम करती। हम कहीं पिक्चर देखते हैं तो हमें गाना, वो पिक्चर में हीरो हीरोइन क्या कर रहे हैं वो हमें याद रहता है, गाना क्या चल रहा है वो हमें याद रहता है। ठीक है जी, लेकिन सबसे ज्यादा पहले पिक्चर याद आती है, सबसे पहले खोपड़ी पे पिक्चर आती है, बाद में बाकी उसके डायलॉग याद आते हैं। तो ये टेक्स्ट जो लिख रहा हूं ये भी थोड़ा कम ही तुम्हारे दिमाग में जाएगा, लेकिन अगर ये फोटो हो ना, फोटोजेनिक होता है हमारी मेमोरी, तो वो फोटो से जल्दी एब्जॉर्ब कर लेता है। तो वो कार्यक्रम मैं यहां करने वाला हूं, जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ने वाली है। क्लियर? तो आखिरकार आपको यकीन 2.0 क्यों चुनना है, पहले ये शायद जवाब मिल गया होगा।
यकीन 2.0 का सिर्फ जवाब मैं नहीं हूं, ऑब्वियसली यकीन 2.0 अपने आप में इतना शानदार बैच है कि जो भी सेट आपको टीचर्स दिए जा रहे हैं वो अपने आप में योग्य हैं। अगर योग्य नहीं है तो इस बैचेस में नहीं आएंगे, ये बात पहले मान लीजिए। ठीक है, इस बैचेस की जो खोजबीन है ना, ये स्वयं अलग सर खुद करते हैं। और तुम्हें शायद पता नहीं, शायद डॉक्टर बनना बड़ा आसान होगा विद रिस्पेक्ट टू यहां पे सेलेक्ट होकर के यकीन 2.0 बैच पढ़ाना। मेरा भरोसा मानिए, शायद आप अभी भरोसा नहीं करेंगे मेरी इस बात का, लेकिन मैं दावा कर सकता हूं इस बैच में सेलेक्ट होने के लिए जो नॉर्म्स हैं, जो तरीके हैं, जो जिस तरीके से यहां पर फीडबैक का सिस्टम है, जब तक अच्छे से ढूंढ नहीं लिया जाता, जब तक आप अच्छा परफॉर्म नहीं करते, बच्चों के लिए आप अच्छा कंटेंट डिलीवर नहीं करते, आप यकीन 2.0 में नहीं आ सकते। तो जो पहले से टीचर्स हैं वो पहले से ही बेस्ट हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हाँ, अगर हमें डाला गया, हमें जिम्मेदारी दी गई, तो निश्चित रूप से कुछ देखा गया होगा। ठीक है, चलिए विशुद्ध रूप से मैं वो बातें करूंगा वो जो खुली खुली हो। ऐसा कुछ नहीं कि सर अंदर से देखो ये बोल रहे थे, इनडायरेक्ट नहीं, नहीं कुछ नहीं, जो बोलूंगा डायरेक्ट बोलूंगा। ठीक है प्यारे, चलिए यही तक की थी मेरी बात। तो मैं यही सिर्फ कहना चाहता हूं, अगर आप मेहनत के लिए तैयार हो तब आइए, मैं आमंत्रित करता हूं यकीन 2.0 में। और मैं आमंत्रित करता हूं कि अगर आप पूरे इंटरनेट पर कहीं एक अच्छा कंटेंट नहीं पा रहे हो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कम समझ पा रहे हो, पूरा रटना पड़ रहा हो, तो मैं दावा कर सकता हूं कि 75% चीजें मैं विशुद्ध रूप से आपको समझा दूंगा और जो बची हुई 25% है वो क्लास में ही याद करवा दूंगा। मैं अपनी पूरे एफर्ट लगाता हूं, तो इसलिए मैं ये कह सकता हूं, मैं एक ही वादा करूंगा कि आइए, अगर आप आते हैं तो आपको ऐसा कंटेंट मिलेगा जो शायद पूरे इंटरनेट पर कहीं भी अपलोडेड नहीं है, न लाइव होने वाला है, ना कहीं मिलने वाला है। और मैं सिर्फ इस बात को बहुत जिम्मेदारी के साथ इसलिए कह पा रहा हूं क्योंकि मैं ये जानता हूं कि मेरी प्रिपरेशन कैसी है यकीन 2.0 में जाने के लिए। अभी बैच शुरू भी नहीं हुआ है, मैंने डीपीपी पे काम करना शुरू कर दिया है, मैंने अपनी पीपीटी को ढूंढना शुरू कर दिया, ठीक करना शुरू कर दिया है। मैंने टीम को बोला कि भैया एम्स के मेरे को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे निकाल के भेजो, मैं टाइप करा करके क्लासेस में ले जाऊंगा। ये काम मैं शुरू कर चुका हूं, इसलिए मैं जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूं। बाकी बैचेस में मुलाकात होगी तो आगे की बात होगी। लव यू ऑल, टेक केयर, लव यू।